नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आज देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन साहब के साथ देश भर के तमाम नेताओं, मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों ने जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी अपने करीबी दोस्त को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। देश भर में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। सरकार और प्रधानमंत्री को लेकर सेवा पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम भी होते हैं, चर्चाएं भी होती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रधानमंत्री जी को कैसे समझना चाहिए। साल प्रधानमंत्री को हो गए, लगातार 3 बार उन्होंने सरकार बनाई है और राज्य हो कहीं हो, उनके नाम पर भारतीय पार्टी को वोट मिला। यदि सर्वेक्षणों को देखूं तो कुछ लोग कहते हैं कि 25% वोटर ऐसे हैं जो सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी ब्रांड वैल्यू क्या है देश और दुनिया में, इसको समझने के लिए आज सब बेहद खास मेहमान और मेरे मित्र डॉक्टर के.जी. सुरेश साहब मीडिया गुरु हैं, IIMC के डायरेक्टर रहे, लाल चतुर्वेदी वाइस चांसलर रहे हैं और दुनिया भर के लोगों को पढ़ाते रहे हैं, लिखाते रहे हैं और इसमें इंडिया हैबिटेट सेंटर के डायरेक्टर भी है। लेकिन उनका मोदी जी के साथ 30 साल से ज्यादा सुरेश साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास मौके पर। हालांकि मैंने ऐसे वक्त पर दिया कि जब आप दिल्ली में भी नहीं है, दिल्ली से बहुत दूर विभाग में है, लेकिन मौका था कि आपसे समझा जा सकता है मोदी जी को, इसलिए मैंने आपको परेशान किया। बहुत स्वागत है आपका सर। आपसे समझना चाहता हूँ कि दुनिया भर में मोदी जी को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं होती रहती है देश में। मतलब पॉलिटिकली यदि हम कहें, लीडर्स तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में नंबर से होते हैं, तो नंबर गेम में वो इतना बड़ा रिकॉर्ड बना चुके हैं। राज्यों की सरकारों को और मुख्य प्रधानमंत्री के तौर पर 3 बार का कार्यकाल रहा है। आप कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि आपने बहुत लंबे समय तक उनका काम देखा, संपर्क में भी रहा। हाउ डू यू डिफाइन नरेंद्र मोदी? विजय जी, मैं समझता हूं कि मैंने नरेंद्र मोदी जी को नहीं देखा, मैंने कई और प्रधानमंत्रियों को भी देखा अपने लगभग 4 दशक की पत्रकारिता में, और सब में अपने अपने अलग USP जिसको कहते हैं वो रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी इन सबसे थोड़े से अलग हैं, विशिष्ट हैं इस नाते कि लगातार 11 वर्ष सत्ता में रहने के बाद भी आज भी शायद आंकड़ों में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लोकप्रियता वो आज भी बरकरार है। ये कोई आसान काम नहीं होता। अब आप उसको, कई उनके आलोचक कहते हैं मीडिया हाइप है, सोशल मीडिया है, IT सेल है। आज भी आम आदमी के जहन में बहुत हिस्सों में भारत के, उनमें एक ईमानदार नेता दिखता है जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया देश के लिए। उनमें एक सशक्त नेता दिखता है जो कठिन फैसले ले सकते हैं। उनमें एक अच्छा वक्ता दिखते हैं उनको। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि विकास को लेकर आपके और मेरा अवधारणा में फर्क हो सकता है, लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि आमूलचूल परिवर्तन पिछले 11 वर्षों में देखने को मिला है। अभी उत्तर पूर्व में प्रधानमंत्री गए थे, आप कभी सोच नहीं सकते थे, मैं स्वयं उत्तर पूर्व कई बार जा चुका हूं, उत्तर पूर्व में जिस तरीके से अधोसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास हुआ है, आप पहली बार मिजोरम जो है वो रेलवे लिंक से जुड़ रहा है। सिक्किम जैसे प्रदेशों में, अरुणाचल में हवाई अड्डा जो है आपका पहली बार बना, सड़कों का पूरा जाल बिछाया गया है। उत्तर पूर्व पूरा कटा हुआ था भारत से, लेकिन आज उत्तर पूर्व विकास का एक बड़ा केंद्र बनकर उभर आया है। इस तरीके से वो चीजें जिनकी तरफ आम तौर पर एक उदासीनता रही है, यानी कि लगभग 7 दशक लगे हमारे देश में इस बात पर विचार करने के लिए कि खुला शौच जो है वो बंद होना चाहिए, कि घुसलखाने बनने चाहिए। ये एक मूलभूत जिसको जो है आवश्यकता है, जिस पर मैं समझता हूं कि उन्होंने पहली बार ध्यान दिया। स्वच्छ भारत कितना कामयाब हुआ, कितना नहीं हुआ, ये देखिए, प्रधानमंत्री खुद आकर तो सड़क नहीं साफ करेंगे,
उन्होंने उसे एक जन आंदोलन बनाने का प्रयास किया। हमारा आपका जो जितने भी आपके नगर से संबंधित, राज्य से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं, उनका भी अपना दायित्व है। लेकिन पहली बार स्वच्छता कितना आवश्यक है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, उस पर उन्होंने ध्यान दिया। मैं समझता हूं कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। शायद पहले प्रधानमंत्री है। मैं क्योंकि एक संचार का विद्यार्थी हूं और देश के 2 प्रमुख संचार संस्थाओं का मुखिया रह चुका हूं, दूरदर्शन का भी संपादक रह चुका हूं जी। मैंने इतना प्रभावी संचारक प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा। यानी कि सीधे सीधे संवाद। आपका शिकायत हो सकता है कि प्रेस से वो रूबरू नहीं होते हैं, उसके अलग कारण है, लेकिन वो समझते हैं कि बीच में जो उनका जो संवाद है उसमें किसी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधे संवाद कर सकता हूं। आज प्रौद्योगिकी इतनी बढ़ चुकी है कि आपको बीच में मीडिया की आवश्यकता नहीं है। आज लोग सीधे सीधे संवाद कर रहे हैं डिजिटल मीडिया के माध्यम से। रेडियो जैसे एक माध्यम जो लगभग खत्म हो चुका आप मान रहे थे, उसको उन्होंने पुनर्जीवित किया और मन की बात के माध्यम से जन जन तक पहुंचने का प्रयास किया। तो इसमें कई ऐसी चीजें हैं। ये आप वो कहते हैं कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि यू मे लाइक हिम और हेट हिम बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। अपना इतिहास में वे अपना स्थान दर्ज करा चुके हैं, इसे आप इंकार नहीं कर सकते। देश के प्रभावी प्रधानमंत्रियों का जब भी भविष्य में चर्चा होगी, उनमें निश्चित ही नरेंद्र मोदी का नाम जो है वो अग्रिम पंक्ति में गिना जाएगा। सर, 2 बातें आपने कही, दोनों बातें जोखिम भरी है एक लीडर के तौर पर, रिस्क फैक्टर्स में इन्वॉल्व है। एक रिस्क है कि शौचालय की बात हमने की, सब लोग जानते हैं कि स्वच्छ भारत का अभियान चलाया। प्रधानमंत्री और नेता जो है ना, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े काम करने के लिए जाने जाते हैं। वो कहीं भी उन्होंने इसको बनाया, उन्होंने अंतरिक्ष में स्पेसयान भेज दिया, हमने ये काम किया, वो काम किया। स्वच्छ भारत एक तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है कि इतने बड़े भारत में किसी कैंपेन को चलाने की उसकी सक्सेस रेट ही अपने आप में डाउटफुल होती है, और कोई लीडर ऐसा काम नहीं करना चाहता जिसकी सक्सेस रेट डाउटफुल हो। पहली बात। दूसरा जो आपने कहा कि कनेक्ट मीडिया को उन्होंने अलग कर दिया, ये भी रिस्क वाला काम है। डेमोक्रेसी में लोगों के साथ सीधा कनेक्ट करना, राजा जो है ना हमेशा जनता से बचता है, हमेशा। मतलब ये इतिहास आप देख लें, क्योंकि जनता तो जनता है सर, तो उसमें रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है। मैं मीडिया को छोड़ रहा हूँ, दोनों रिस्क फैक्टर को इन्वॉल्व करके उनके साथ चल के वो एक बड़े नेता के तौर पर निकल कर आए, एक लोकप्रिय। और मैं ये कह रहा हूँ कि लोकप्रियता जो है ना, मीडिया हाइप से नहीं, सोशल मीडिया से नहीं बनती। लोकप्रियता का सीधा कनेक्शन डेमोक्रेसी में जनता के साथ है। वो एसोसिएट फैक्टर हो सकते हैं, साइडलाइन फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन वो काम आप मीडिया के थ्रू या कहेंगे नहीं, सोशल मीडिया पर हमने 1 करोड़ वो बना लिए सब्सक्राइबर, उससे फर्क पड़ रहा है। बहुत सारे लोग हैं आज देश में जिनके पास 1 करोड़ या 10 लाख सब्सक्राइबर होंगे, तो क्या वो नरेंद्र मोदी होंगे? बिल्कुल, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि देखिए वो नो रिस्क नो गेन्स, उन्होंने रिस्क लेने में कभी कतराया नहीं है। आप ये सोचिए कि एक समय जहां आप मैंने कहा ना, एक राइडर मैं हमेशा लगाता हूं, आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप इस बात को सोचिए कि उस समय जब इफ्तार पार्टीज कराना एक परंपरा बन चुकी थी, एक ऐसे समय जहां मजारों में जाना जो है और मुस्लिम बंधुओं के साथ जो है इफ्तारी करना, ये सब भाईचारे का प्रतीक माना जाता था। एक ऐसे समय जहां बीजेपी का माना जाता था कि 184 सैचुरेशन पॉइंट है, इससे आगे तो सहयोगियों के बगैर वो बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि आप सिर्फ बहुसंख्यक समाज को लेकर चलेंगे तो मात्र इतना ही वोट पड़ेगा, उसके आगे आपको अल्पसंख्यकों को भी, अन्य समाजों को भी आपको लेकर चलना पड़ेगा। ऐसे में उस समय, मैं 11 साल पहले की बात कर रहा हूं, उस समय टोपी पहनने से मना करना बहुत बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क था। वो भी रिस्क, और वह एक प्रतीक बन गया, वो एक प्रतीक बन गया
कि मैं आपको पूरी तरह सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे नकल करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तुष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो हूं मैं सामने हूं। और इसकी कई मुस्लिम बंधुओं ने भी तारीफ की कि कम से कम ये व्यक्ति स्पष्ट है, सामने है। ये उनकी तरह नहीं है जो साथ में तो बैठते हैं लेकिन पीठ पीछे छुरा मारते हैं। ये जो स्पष्टता जो उन्होंने दिखाई वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर था। आप कह सकते हैं कि नहीं भाई हमारे जो है सेकुलर समाज में ये स्वीकार्य नहीं है, ये सब बातें आप कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रधानमंत्री छोड़िए, एक आम आदमी, हमारे आपके तरफ आम आदमी भी कुछ भी करता है तो आलोचना करने वाले 10 खड़े हो जाते हैं। तो ये तो हम एक वो आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन जो है अमर्त्य सेन ने पुस्तक लिखी है, तो ये बहस करना, आलोचना करना तो हमारे स्वभाव में है। लेकिन आपको कुछ चीजों को निष्पक्ष होकर भी देखना पड़ेगा जब आप एक व्यक्ति का आंकलन करते हैं। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि आप ये सोचिए कि जिस वक्त कोरोना का हो रहा था उस वक्त ये घोषित करना एक होता है, आपने जैसे कहा कि घोषणा करना एक अलग बात है, लेकिन उसको अमली जामा पहनाना, क्या हमने आपने सोचा था कि साल भर के अंदर जहां एक वैक्सीन तैयार करने में जो है 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं, एक पीढ़ी लग जाती है, एक साल के अंदर उन्होंने घोषणा की और वो एक नहीं 2-2 वैक्सीन लेकर आए, और न सिर्फ भारत के लिए लेकर आए अपितु पूरे विश्व के लिए लेकर आए। और ये बड़ा रिस्क था, ये कहना कि हाँ हम वैक्सीन लेके आएंगे। वैक्सीन डेवलप करना उनके हाथ में नहीं है, घोषणा तो उन्होंने कर दी, लेकिन उन्होंने उस टीम को तैयार किया, उस टीम ने काम किया, और वो रिस्क था। हो सकता है हम विफल हो जाते, लेकिन वो सफल हो गया वो प्रयोग। और यह भी उस समय कहना कि इतना हमारी अपनी आवश्यकताओं के होने के बावजूद हम विश्व भर में भी, खासकर जो विकासशील मुल्क है, उनको भी हम ये देंगे। आलोचना हुई कि पहले अपने घर की जरूरतें तो पूरी करो, लेकिन भारत का जो वैश्विक भूमिका है, वसुधैव कुटुंबकम का जो दृष्टिकोण है, उसको देखते हुए जरूरतमंद मुल्कों को मुनाफे के लिए नहीं बेचा, जरूरतमंद मुल्कों को, लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, एशिया के गरीब मुल्कों को उन्होंने साझा किया कि भाई ये हमारे पास है, आप भी लीजिए इसको। आपको याद होगा ब्राजील के तत्कालीन राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने उस वक्त भारत को जो है हनुमान जी के साथ तुलना किया था और कहा था कि ये जो है संजीवनी बूटी लेकर आए हैं, ये उन्होंने बात कही थी। तो कहने का ये तात्पर्य है कि रिस्क तो लेते हैं, और रिस्क के वजह से मैंने कहा नो रिस्क नो गेन्स। आज उनकी 11 वर्ष बाद भी आज भी वो एक चेहरा है जिनके नाम पर आज भी चुनाव जीता जा सकता है। आज एक चेहरा है जो आज भी भारतीय जनता पार्टी का ट्रम्प कार्ड है, तुर्प का पत्ता है, कि वे अगर सामने आएंगे तो संभावनाएं बढ़ जाती है। अब हर जगह सफल होना तो संभव नहीं है लोकतंत्र में, है ना, ऐसे भी कई जगह होंगे जहां वो सफल नहीं हो सके, लेकिन अगर आप ओवरऑल उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो उनके नाम पर, जैसे आपने कहा 25% के लोग जो है वो पार्टी या विचारधारा नहीं देखते हैं, उनके चेहरे पर वोट देते हैं। तो ये बरकरार रखना कोई आसान काम नहीं है। सर ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही, और यही फिर एक रिस्क फैक्टर की बात, जैसे आपने शुरू किया कि भाई टोपी को लेकर, तो उस समय की सेक्युलरिज्म की जो हमारी पॉलिटिक्स थी उसमें हम लोग माइनॉरिटी अपीचमेंट के साथ चलते थे। इस पूरे पॉलिटिकल पैराडाइम को मैं समझता हूँ, इसको बड़े पैमाने पर मैं देखता हूँ कि एक पॉलिटिकल पैराडाइम बदल दिया नरेंद्र मोदी। ये कोई मुसलमान विरोधी नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिकल पैराडाइम बदल दिया कि अपीचमेंट करके ही आप सरकार नहीं बना सकते, उनको साथ लेकर सरकार चला सकते। और ये भी बताया कि साल में 50 साल में जो आपने अपीचमेंट किया उससे क्या हालात बदले हैं, क्या सुधरे हैं। बिल्कुल विजय जी, मैं एक जरूर जोड़ना चाहूंगा जी। देखिए, हो सकता है कि कुछ प्रवक्ताओं के जरिए या कुछ सोशल मीडिया के जरिए कुछ नकारात्मक बात कुछ लोगों ने की हो जो विवाद का कारण बन गया हो, या चुनाव के दौरान कुछ वक्तव्य ऐसे आए हो। आप उसको छोड़ दीजिए, आप जमीनी स्तर पर देखिए कि क्या ऐसा कोई भी योजना
चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, कहीं कोई भेदभाव किया गया हो, या जो 80 करोड़ लोगों को जो आज मुफ्त में राशन दी जा रही है, क्या ये अकलियतों को, अल्पसंख्यकों को नहीं मिल रही है क्या? ये सभी योजनाओं के वे भी उतने ही लाभार्थी हैं जितने बहुसंख्यक समाज है। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि वहां कोई भेदभाव, देयर इज नो इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन। एक संस्थागत कोई भी भेदभाव आपको नहीं दिखाई देगा। हाँ, वक्तव्य राजनीति है, आप सहमत असहमत हो सकते हैं कि नहीं भाई ये ठीक नहीं था, ये वक्तव्य गलत था, ये एक अलग विषय है। लेकिन ये जरूर देखिए कि क्या कहीं भेदभाव हुआ है क्या ट्रिपल तलाक जैसे संशोधन जिसके चलते जो है बहुत महिलाओं को, हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जहां हमने उनको शक्ति प्रदान करने की, अब उनको भी पता था कि भाई वोट तो एक भी मिलना नहीं है, लेकिन हमको कुछ करना है, वोट मिले ना मिले, हमको उस एक समाज जहां कुछ अन्याय हो रहा है उसको हमें दुरुस्त करना है, वो किया। देखिए सर, अभी जो है आपके मित्र हैं राहुल गांधी जी, वो बार बार कह रहे हैं कि ये जो लोकप्रियता है, ये जो सरकार है, ये तो सारी वोट चोरी की सरकार है। और वो लगातार एक कैंपेन चला रहे हैं। पहले ईवीएम को लेकर एक सवाल खड़े किए गए थे और उसके बाद कहा गया कि अब जो है वोट चोरी हो रही है। महाराष्ट्र में उन्होंने कहा, कर्नाटक में कहा, और अभी बिहार में यात्रा निकाल कर आए हैं। तो इससे क्या आपको लगता है? बहुत सारे लोग कहते हैं इससे हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उस सवाल खड़े करके आप एक बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और दूसरी बात कही गई कि यदि ऐसा होता तो प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी 240 पर क्यों पहुंच जाती, तेलंगाना में क्यों सरकार बन जाती कांग्रेस की, हिमाचल में क्यों बन जाती, कर्नाटक में क्यों बन जाती, कर्नाटक में क्यों बन जाती। तो ये जो वोट, और सबसे बड़ी बात है इलेक्टोरल जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसकी इंटीग्रिटी को हमने डाउटफुल कर दिया। क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य ऐसे भी आए कि नेपाल में जो प्रक्रिया हुई या बांग्लादेश में जो भी घटनाक्रम हुए तो आज न कल भारत में भी ना हो जाए, इस तरह की चिंताएं भी, ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है जहां से भी ये इस तरह के वक्तव्य आए। अमेरिका में तक हुआ ट्रंप के पहली बार हारने के बाद, लेकिन भारत में आपातकाल के दौरान भी जब इतना विरोध था पूरे देश में, उसके बावजूद भी कभी प्रधानमंत्री कार्यालय को जो है कभी भी नहीं, आपातकाल के दौरान भी प्रधानमंत्री कार्यालय को किसी ने जलाने का प्रयास नहीं किया, राष्ट्रपति भवन को किसी ने जलाने का प्रयास नहीं किया। मतलब घटना हुई, प्रदर्शन हुए, लेकिन कभी भी इस तरह के आगजनी की घटनाएं लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जो भी बदलाव हुआ चुनाव के माध्यम से हुआ, ये लोकतंत्र का तकाजा है, हमारी परिपक्वता का प्रतीक है कि अगर किसी ने अपवाद किया भी, जो आपातकाल जैसे अपवाद हुआ तो भी जो बदलाव हुआ लोकतांत्रिक माध्यम से हुआ। किसी भी प्रदेश में बहुत सारे घटनाक्रम हुए, आपका जो है बहुत सारे भ्रष्टाचार की घटनाएं हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन वहां भी जो भी प्रक्रिया हुई वो लोकतांत्रिक हुई। ये हमारी ताकत है। मुझे नहीं लगता है कि इस ताकत पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए या ऐसे कोई वक्तव्य बनाना चाहिए कि लोग जो है सड़कों पर, जिसको अनार्की जिसको कहते हैं, उसको हम बढ़ावा दें, पहली बात। दूसरा, आपने कई उदाहरण खुद दिए, मैं तो फारूक अब्दुल्ला, जो उमर अब्दुल्ला साहब की बात कर रहा हूं, वो तो आपके इंडिया गठबंधन के अभिन्न अंग हैं। उन्होंने तो स्वयं उस पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो फिर उमर अब्दुल्ला कश्मीर का प्रधान मुख्यमंत्री नहीं बनता। उन्होंने स्वयं कहा, तो उन्होंने कहा मैं इससे सहमत नहीं, ये उन्होंने कहा है। तो मुझे लगता है कि आप पूरा का पूरा मैंडेट जनादेश को जो अगर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि वो ऐसा हुआ है, देखिए हमारे यहां इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि कुछ कुछ जगह, और आज से नहीं चल रहा है, ये कई दशकों से चल रहा है कि फर्जी वोट भी पड़े हैं, नेताओं ने अपने फायदे के लिए कुछ लोगों को वहां वोटर लिस्ट में जबरदस्ती लाए हैं। हम मेहम जैसे घटनाएं यहाँ पर हमने कवर किया है कि किस तरीके से वहां कहते थे कि
बंगाल में कहते थे कि इलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है। बिहार में एक समय था जब वोट डालने का अधिकार नहीं मिलता था कई समुदायों को, है। ऐसे बहुत सारे अपवाद हमारे यहाँ रहे हैं। तो 19-20 की कमी कहीं ना कहीं वोटर की गिनती में शामिल में, वोटर लिस्ट में ये हो सकता है, लेकिन उसके आधार पर यह कहना कि पूरा का पूरा जनादेश पर प्रश्न चिन्ह करना मैं नहीं समझता हूं कि। लेकिन हाँ, एक विषय लिया है, मैं समझता हूं कि गवर्नेंस पर मुझे लगता है कि ज्यादा अगर विपक्ष ध्यान दें और अपने कुछ विकल्प अगर वो देने का प्रयास करेंगे तो जनता ज्यादा जो है मेरे ख्याल से उनको ज्यादा रेस्पॉन्स देगी, क्योंकि अगर कोई वैकल्पिक विकास का मॉडल वो प्रस्तुत करें और कहें कि इसके जगह ये होना चाहिए, ये सिर्फ आलोचना से मुझे नहीं लगता है कि, और इस तरह के मुद्दों से उनको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। हो सकता है कि कुछ रैली वैली करेंगे तो भीड़ जरूर एकत्रित होगा, लेकिन वो उत्सुकतावश लोग देखने जा सकते हैं, या हाइप जब क्रिएट होता है तो लोग देखने क्या वो वोटों में तब्दील होगा, इस पर बड़ा सवाल है। सर, आपने भ्रष्टाचार की बात की तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, और ये भी बड़ी बात है कि 11 साल यानी तीसरे कार्यकाल के बाद भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप इस सरकार पर भी नहीं लगा है, प्रधानमंत्री को छोड़ दे। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक तो जो सरकार है वो विपक्षी नेताओं के खिलाफ वेंडेटा पॉलिटिक्स करती है, एजेंसीज हैं ईडी, सीबीआई, और उनको यूज करके उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, और दूसरा जो भ्रष्टाचारी लोग यदि भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो फाइल कर देती है। क्या आपको कैसा लगता है? देखिए, पहली बात आपसे मैं सहमत हूं कि अभी तक प्रत्यक्ष में कोई आरोप जो है नहीं लगा, और 11 साल सत्ता में रहने के बाद अगर आपको याद हो तो यूपीए का पहला कार्यकाल तो बहुत ही अच्छा निकला, लेकिन दूसरा कार्यकाल में वो पूरी तरीके से घिर गए थे। CWG से लेकर 2G से लेकर कई विषयों तमाम जो है घोटाले सामने आ गए थे। ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया, कोई ऐसा विशेष। आप ये जरूर सिस्टम के अंदर देखिए, वो तो आज पूरे विश्व में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार मानव का एक स्वभाव का भी एक हिस्सा हो गया है। इसके लिए एक ऐसे आंदोलन की आवश्यकता है, जो भ्रष्टाचार के बहुत सारे आंदोलन भी खड़े हुए, वो खुद आखिर में साबित हुए कि उन आंदोलन के नेता ही सबसे भ्रष्ट निकले। तो ऐसा भी विडंबना में देखने को मिला। तो 2 बार हो गया सर। लेकिन आप 75 का आंदोलन को देखें, जेपी का आंदोलन और के आंदोलन, वो दोनों पीढ़ी के जो नेता बारे में ना कहे तो बेहतर है। जी, तो लेकिन मैं ये मानता हूं कि आपने जो कहा कि कुछ निचले स्तर पर और कुछ और स्तर पर कुछ होता होगा, लेकिन ऐसा कोई बड़ा घोटाला जिस तरीके से पहले होता था, ऐसे सुनने को कम से कम पिछले 11 वर्षों में न प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत स्तर पर या मंत्रिमंडल में किसी को इस्तीफा करना पड़ा भ्रष्टाचार के आरोप में, इस तरह नहीं हुआ। हाँ, आपका जो दूसरा सवाल है उसमें ये जरूर है कि ये बताया जाता है कि भाई जिन पर आरोप हैं वो अगर पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए, पार्टी का विस्तार तो बहुत आवश्यक होता है, राजनीतिक मजबूरियां अपनी जगह होती है, लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि अगर जो भी आपराधिक तत्व है या जिन्होंने भी अपराध किया है या भ्रष्टाचार किया है, उन पर कार्रवाई होगी तो विश्वसनीयता बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और ये आवश्यक है कि ये ना देखा जाए कि वो किस दल से है, लेकिन सुधार, अगर वो पार्टी में आकर सुधर जाते हैं और इस पार्टी के नियमों और अनुशासन के अनुसार, या इसमें जो पारदर्शिता ईमानदारी की बात की गई है उसको अगर वो अक्षरशः उसको मानते हैं, उसको लागू करते हैं, तो मैं समझता हूं कि मौका तो सभी पापियों को मिलता है, तो वो मिलना चाहिए। लेकिन अगर अपराध किया है तो उन पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, किसी ने भी किया हो। वो सिर्फ इसलिए नहीं माफी होगी कि उन्होंने दल बदल दिया, या ऐसा एक संदेश जाना भी ठीक नहीं है, वो मैं मानता हूं। सर,
आपने प्रधानमंत्रियों का जिक्र किया, शुरू में आपने कहा कि आपने बहुत सारे प्रधानमंत्री देखे हैं, जाहिर है आपने तो देखे ही हैं, इतना लंबा समय रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक लालकृष्ण आडवाणी जी ने एक बार कहा कि नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड मैन इन द इंडियन पॉलिटिक्स। ये बात ठीक होती है, लेकिन क्यों ऐसी वजह है कि एक सबसे लोकप्रिय आदमी सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाए? नहीं, देखिए, अक्सर वो कहते हैं कि या तो आप नरेंद्र मोदी को चाहते हैं या आप उन्हें नापसंद करते हैं, ये तीसरा विकल्प नहीं है कोई। तो अगर आपने ये तय कर लिया है कि नहीं, वो जो कुछ कर रहे हैं गलत, ये भी एक, मैं देखता हूं सोशल मीडिया वगैरह में कि हर चीज पर जो एक आलोचनात्मक, ये चाहे किसी के बारे में हो। मैं कम से कम उस पत्रकारिता के दौर से मैंने पत्रकारिता की है जहां मुझे लगता है कि चाहे कोई भी हो, अगर आप पूरी तरीके से उनकी मजम्मत करें या सिर्फ उनकी कसीदे पढ़े, ये दोनों ही ठीक नहीं है। हमें एक संतुलन, जिसको भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग कहा था, जो अच्छा काम हो रहा है और बहुत अच्छे काम हो रहे हैं उसका तारीफ भी करना चाहिए, और जहां गलतियां हो रही है उसको ध्यान आकर्षित करना भी मीडिया का या जो भी आलोचक है उनका दायित्व है। लेकिन आप सिर्फ आलोचना ही करते रहेंगे और आपको कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई देता, तब तो मैं समझता हूं कि आप सावन के अंधे हैं, जहां आपको सब कुछ हरा हरा दिखाई दे रहा है ना। तो ये आवश्यक है कि जहां अच्छा काम हुआ है उसका जरूर आपको, अब आप देखिए ना, किसी भी तरीके से अब आप कहेंगे कि देखिए पाकिस्तान पर जो है आपने हमला बोल दिया, पहले कहा कि 10 दिन के लिए पहलगाम घटना के बाद की, देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं जी। तो पहलगाम का घटना होता है तो पहले कुछ दिन के लिए चुप रहते हैं, रणनीति बनाना होता है, समय लगता है फौज के साथ, तो कहने लग गए कि भाई कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, देखिए इतने दिन हो गए कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही, ये सब सिर्फ बातों के वीर हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे ही हुआ तो कह दिया कि अरे भाई हम तो शांति प्रिय देश है, युद्ध थोड़ी करना चाहिए, युद्ध कोई समाधान नहीं है। जैसे ही सीज फायर हुआ तो कह दिया कि अरे आपने तो समझौता कर दिया है, ये कोई समझौता करने की बात है क्या, आप तो आगे बढ़ चुके थे, आपको तो आगे जो है आपको करना चाहिए था। अमेरिका के साथ हुआ कि भाई देखिए अभी ये आत्मसमर्पण कर देंगे, क्या हुआ दोस्ती का, अमेरिका के साथ ट्रंप के साथ दोस्ती है क्या हुआ दोस्ती का, दुनिया भर की बातें कही। प्रधानमंत्री सीधे जाके चीन के साथ मिल गए और रूस के जो है ब्रिक्स के समिट में गए, तो कहने लग गए कि देखो कल तक चीन को आलोचना कर रहे थे, आज चीन के गोद में जाके बैठ गए। अरे भाई करे तो क्या करें, आप ही तय कर लीजिए फिर क्या करना है। कोई एक, देखिए एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए आलोचना में भी। अगर आप शांति के पक्ष में हैं तो फिर आप युद्ध की बात मत करिए, अगर आप युद्ध के पक्ष में हैं तो फिर आप जो शांति की बात मत करिए। आप एक पुराना फिल्म पड़ोसन मुझे याद आती है, जिसमें महमूद उस गाने में कहते हैं कि वो एक चतुर नार बड़ी होशियार गाना है, तो वो कहते हैं कि या तो घोड़ा बोलो या चतुर बोलो, कोई दोनों मत बोलो यार। तो ये वही वाली बात है कि भाई कोई एक बात करो भाई, है आप कहेंगे कि नहीं ट्रंप के साथ, कहेंगे आप अमेरिका से दुश्मनी ले रहे हैं, आप जो है आप चीन के गोद में जाके बैठ गए, आप रूस के साथ ये कर गए, फिलिस्तीन पर ये कहते हैं तो कहते हैं आप इजराइल के दोस्त हैं, आप ये मत करिए। तो कहीं ना कहीं बीच का हमको भी देखिए, हमें आप आज भी अगर आप विदेश नीति को देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिविएशन नहीं है, जो पहले से चलता आ रहा है वो ही आज चल रहा है ना, बहुत ही प्रायोगिक स्तर पर आज उसको हो रहा है। और भारत ने दिखा दिया, कितने भी दबाव के बाद हम रूस से पेट्रोलियम ले रहे हैं। और आपको याद होगा श्रीमती इंदिरा गांधी के समय से और उससे पहले पंडित नेहरू के समय से हम गुटनिरपेक्षता की बात करते रहे हैं, और ये हमने आज भी साबित किया है। आज भी हम ये नहीं कहते कि हम फिलिस्तीन के समर्थक नहीं है, फिलिस्तीन एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए, उसके समर्थक हमें भारत है, लेकिन इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे समर्थन किया ही है भारत ने, किया है। और साथ में हाँ, इजराइल एक विकसित मुल्क है, उनके साथ संबंध भी बना के रखा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि थोड़ा रेटरिक ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पॉलिसी लगभग वही है। क्या पाकिस्तान और पड़ोसी मुल्कों के साथ बहुत बढ़िया था क्या पहले? क्या पाकिस्तान के साथ जंग हमने 3 जंग नहीं लड़े थे क्या? तब क्या बहुत सब कुछ बढ़िया था क्या?
ऐसा नहीं होता है साहब। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं हमें आलोचना में भी एक संतुलन बना के रखेंगे तो उस आलोचना की विश्वसनीयता बढ़ती है। आपने ट्रम्प साहब का जिक्र कर दिया तो चलते चलते आज तो ट्रम्प साहब ने बधाई दे दी, तो ये बधाई जो है फिर से दोस्ती को कंटिन्यूटी करेंगे ट्रम्प साहब का, या मूड उनका देखिए अप्स एंड मैं डाउन? आपको बता रहा हूं, देखिए एक होता है कि रेटरिक होता है ना, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में होता है, और एक होता है सब्सटेंटिव, ये दोनों है। तो या तो अब कुछ वक्तव्य डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए आप देते हैं, और कुछ होता है कि सब्सटेंटिव क्या है। क्या एक होना तरफ ये भी है तो उनका चीफ ट्रेड नेगोशिएटर जो है वो भारत में आए हुए हैं, चाहिए? तो बातचीत भी चल रही है। देखिए विश्व के दो लोकतांत्रिक मुल्क है, भारत ने जो है अन्य मुल्कों की तरह जो है, जिन्होंने प्रतिक्रिया में जो है अमेरिका पर भी 100% जो है या 50% तारीफ बदले में लगा दिया, हमने परिपक्वता दिखा दी, हमने वैकल्पिक मार्ग ढूंढने का प्रयास किया, ब्रिक्स में जाकर रूस, चीन, अन्य मुल्कों से हमने बात की, लेकिन हमने अमेरिका के लिए दरवाजे नहीं बंद कर दिए। एक स्टेटमेंट या एक निर्णय के आधार पर दशकों के संबंध को आप खत्म नहीं करते हैं, दरवाजे हमेशा खुला रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि, और विश्व का सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क है, और हम भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमको इस तरीके से हम अब्रप्ट नहीं हो सकता है संबंध कि तेरी मेरी कट्टी, है ना, ये जो तो बच्चों में होती है ऐसा नहीं होता है, परिपक्वता के साथ उसको हमको हैंडल करने की आवश्यकता है। तो मुझे जी लगता है कि अगर उन्होंने कहा तो प्रधानमंत्री ने भी अपनी तरफ से उनको धन्यवाद दिया, उन्होंने भी कहा मित्र, उन्होंने मित्र को कहा तो इन्होंने भी मित्र कहा। तो मुझे लगता है कि ये रेटरिक होता है कुछ, और एक होता है सब्सटेंटिव, जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है। कि मुझे उसको तो देख लगता सकते है कि अमेरिका जो है विड्रॉ करेगा, है ना, और ये जरूर कहीं ना कहीं भारत को भी कहीं ना कहीं रियायत दिखानी पड़ेगी, तब जाकर ही संबंध में, क्योंकि दोनों को अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को जो है एड्रेस। संबोधित करना है, उनको जो है जवाब देना है। सर आखिरी सवाल, बहुत लंबा आपका भी काम है, आपको बहुत व्यस्तता है। आखिरी सवाल, अभी आज प्रधानमंत्री जी का 75वां जन्मदिन है। 75वां जन्मदिन को लेकर एक अपने आप में एक बड़ा चर्चा हो रही है, खासतौर से जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक साहब ने मोरोपंत पिंगली जी का जिक्र कर दिया, 75 साल पे सम्मान का और रिटायर होने का। हालांकि उसके बाद दिल्ली की व्याख्यान माला में उन्होंने कहा कि न रिटायर होना है मुझे और न मैंने किसी को कहा है। इस बहस को आप कितना जायज मानते हैं? देखिए मैं क्या किसने कहा मैं उस पर न पढ़कर मैं जरूर बताना चाहूंगा कि हम एक ऐसा समय जहां उम्र लॉन्जेविटी बढ़ गई है, एक ऐसा समय जहां हमारे स्वास्थ्य के जो पैरामीटर्स है वो बदल गए हैं। आज 80, 85, 90 बड़ी आम सी बात हो गई है। सठियाने का 60 साल के बाद आदमी, 60 साल के बाद तो जिम्मेदारियां मिलने लगती है। हमारे खुद विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता जो है वो 55 के हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम कहें कि 60 साल रिटायरमेंट का, या एक समय में 58, उस हिसाब से तो मुझे आपको तो रिटायर हो जाना चाहिए था। जी मुझे लगता है कि जब तक व्यक्ति के अंदर ऊर्जा है और योगदान करने की क्षमता है, तब तक उसे सक्रिय रहना चाहिए। ये कोई उम्र, कोई कट ऑफ हर व्यक्ति का अलग अलग है। कई लोग 60 में बहुत बुरा हाल हो जाता है, कई जी लोग 80-90 में भी उतना ही। तो ये व्यक्ति की क्षमता के ऊपर है, उनका बौद्धिक क्षमता, उनकी शारीरिक क्षमता, क्या वो नेतृत्व करने की स्थिति में है, या एक तारीख को यह तय किया जाएगा कि आप आज से लेकर आप अक्षम हो गए हैं, इस तारीख तक आप सक्षम थे। मैं इस लॉजिक का समर्थक नहीं हूं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। मैं समझता हूं कि उम्र जो है वो आपके कैलेंडर के हिसाब से नहीं तय किया जाएगा, उम्र आपके मानसिक और शारीरिक स्थिति के हिसाब से जो है तय है। कई लोग तो जवानी में ही बुढ़ापे की बातें करने लग जाते हैं, और कई लोग जो है बुढ़ापे में भी जवान ही रहते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे ये जो चर्चा है, भारत जैसे मुल्क में जहां 100 से भी अधिक रहने का, शतक पूर्ति का एक शतायु। परंपरा रही है, ऋषि मुनि जो है शतायु रहने का एक रहा है, तो ऐसे में मैं तो समझता हूं कि अभी तो 75 मतलब अभी तो मैं समझता हूं कि अभी तो 25 25 वर्ष साल। तो आगे वैसे भी पड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही निरर्थक है, ऐसे ऐसे इस तरह की चर्चाएं, और इस पर बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। व्यक्ति की क्षमता पर जरूर देना चाहिए कि व्यक्ति जी उस पद पर, उस पद उसी की गरिमा को बनाए रखने में, उस पद में कार्य करने में
जो है सक्षम है या नहीं, सिर्फ यह महत्वपूर्ण होना चाहिए। उम्र कोई कभी डिबेट का विषय ही नहीं बनना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम भी सब लोग देश की तरफ से भी प्रधानमंत्री जी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, बधाई। हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनकी शतायु होने की कामना करते हैं, वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।